दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। बताना ये है कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। किस तिथि को हुआ था ये बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 जनवरी 1950 को जो है भारत का उच्चतम न्यायालय का इसमें जो है इसका उद्घाटन हुआ था। जबकि इसकी जो स्थापना की गई थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। स्थापना 1950 को की गई थी, 26 जनवरी 1950 को, और इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ये दोनों तिथियां याद करने योग्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे कब हुई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान के द्वारा इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शंस हैं, भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, या विधि आयोग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद में, ऑप्शन नंबर बी। यानी भारत की संसद में ही न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो है शक्ति है। न राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं, ना ही मुख्य न्यायमूर्ति, न विधि आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसका वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन के प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे। जब उस समय यानी 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या 10 जो है बढ़ा दी गई। न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई? न्यायाधीशों की संख्या 10 जो है कर दी गई। इसी अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखना है। यानी कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में। एक मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि चंद्रचूड़ हैं, और 33 अन्य हैं न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है। तो वर्तमान स्वीकृत संख्या दोस्तों 34 है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 34 किसी में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सहित अगर होता तो 34 होता, अगर सिर्फ अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या है तो 33 होता। तो इनमें ना 33 है ना ही 34 है, तो चारों ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें कुछ वर्णन, इसमें एक व्याख्या दी गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 के तहत की गई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें न्यायाधीशों की जो वर्तमान में संख्या होनी चाहिए वो 2008 के समय में 30 रखने का प्रावधान किया गया था, जबकि 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या जो है 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। 2019 में 33 की गई है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान संख्या है वो कब बढ़ाई गई थी, तो 2019 में की गई थी। 3 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी, न्यायाधीशों की संख्या। तो वर्तमान में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश, और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त वर्तमान में 34 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 11 न्यायाधीश या 25 न्यायाधीश। तो वर्ष 2007 का ये प्रश्न है, और वर्ष 2007 में आप यहाँ पे अभी देख चुके हैं। वर्ष 2008 में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 30 थी, जिसमें 30 थी, और उस समय जो है 2019 में बढ़ाकर इसे 33 कर दिया गया। तो उस हिसाब से इसमें से भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है 32, 30, 38 या 26। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अभी तो इसमें 34 है, ठीक है 34 है, लेकिन 2008 की बात हो रही है। 2008 की बात हो रही थी, तो उस समय 30 हो गए थे बढ़कर।
तो इनसे 30 जो है ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन आज के समय के अनुसार ये गलत है। 2004 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी सही नहीं है। 34 होना चाहिए था, 33 प्लस 1। तो इसमें भी चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। 10 वर्ष कम से कम वो उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, अगर वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो। अगला प्रश्न है, यहाँ पर व्याख्या दी गई, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी जो 34 न्यायाधीश हैं वो सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, भले ही 33 जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप ही करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो और एक से अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तभी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है और राष्ट्रपति, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो पद भी अगर त्यागना है, अपना इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति के नाम अपना पत्र लिखकर उसे अपना पद त्याग सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश की इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है और ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश के उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124 क्लास 4 में जो है प्रावधान इसका किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है उच्च न्यायालय की। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना अर्थात रिमूव करना शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी किसके बाद? सीबीआई की जांच के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, या फिर भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट के बाद, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है।
लेकिन इसको महाभियोग नहीं कहा गया है, हटाया जाना ही कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो अभी बताया 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन निर्धारण किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा विधि के तहत किया जाता है, यानी संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसके द्वारा न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। यह सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं। संसद में इसके लिए प्रस्ताव आएगा, महाभियोग प्रस्ताव, तब हटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ये वाला भी गलत है, जबकि जो इनका वेतन है न्यायाधीशों का वो संसद निर्धारित करती है विधि बनाकर। तो 2 और 3 गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 दिया गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो कथन सही है, यानी कि न्यायाधीशों का वेतन जो है 2 और 4 जो है सही नहीं है। 2 और 4 सही नहीं है और 1 और 3 जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, यानी इसमें व्याख्या दी गई है उच्चतम न्यायालय को देश का संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि 2 और 4 गलत हैं। अगला प्रश्न है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ना ही 1 और ना ही 2। ना ही 1 और ना ही 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्ति होने के बाद वो उच्चतम न्यायालय एवं उन अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं जहां पर वो स्थायी न्यायाधीश रहे हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधि मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कार्यवाहक मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ में ही राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन है 1993, 1996, 2000 या 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 में जो है कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था और वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना का निर्णय दिया था। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया, यानी मंडल निर्धारित किया गया, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित हैं में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही, यानी कॉलेजियम सिस्टम में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन जो है 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वीरप्पा मोइली थे और ये जो आयोग बना था 31 अगस्त 2005 को इसका गठन किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। कूट दिए गए हैं, 1 सही है और 2 गलत है, 1 गलत है और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सही और 2 गलत हैं। तदर्थ न्यायाधीश जो हैं उच्चतम न्यायालय में जो है नियुक्त किए जा सकते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं। अतिरिक्त न्यायाधीश जो हैं उच्चतम न्यायालय में और जो निचली अदालतें होती हैं उनमें इनकी नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में किए जाते हैं। तो 1 सही है, 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय में, किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है तब, जब न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालय में या उपरोक्त सभी में? तो तदर्थ न्यायालय सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। अतिरिक्त न्यायालय जो होते हैं वो उच्च न्यायालय और जनपद या सत्र न्यायालय में नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि तदर्थ सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं।
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वोन्नति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हैं 10, 9, 7 या 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। यानी उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि रिवीजन के मामले जो होते हैं उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की जो संख्या है न्यूनतम 5 होगी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रिट अधिकारिता के अंतर्गत? जो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय है वो आता है आपका मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मूल अधिकार है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय देने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों या दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो, या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो ऐसे मामलों के जो है निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह क्षेत्राधिकार या संवैधानिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार? तो ये मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन है भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद या दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। इसमें कूट दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 3 और 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 4। यानी 1 और 4 जो हैं ये सही हैं। 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो, और भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो इसकी जो आरंभिक अधिकारिता होगी वो उच्चतम न्यायालय की होगी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। वह अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं, यानी बाकी सारी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यदि सिर्फ
सर्वोच्च न्यायालय के पास ही रिट जारी करने का अधिकार होता तब इसकी अनन्य शक्ति मानी जाती, जबकि उच्च न्यायालय के पास भी ये अधिकार है, इसलिए इसकी अनन्य शक्ति नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही नहीं है। जो कोर्ट मार्शल है सर्वोच्च न्यायालय उसकी भी सुनवाई कर सकता है, यानी कि इसका गठन 1950 में हुआ, ये सही है। ये सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है। ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। इन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से या तय करें, संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुरोध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले की कहीं पर भी सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन हैं गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती या मेनका गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद जो हुआ था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में जो है आया था और इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन हैं इंदिरा साहनी वाद में, शंकरी प्रसाद वाद में, रुदल शाह का वाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जो केशवानंद भारती वाद था उसमें मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित करने की जो है वो आदेश पारित किया गया था, शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 32, 226, 227 और 245। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, यानी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और 227। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। अनुच्छेद 32, 226 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट अधिकारिता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है।
इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून। तो न्यायिक व्याख्या जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बुनियादी ढांचा का जो सिद्धांत है वो न्यायिक व्याख्या से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? ऑप्शन है गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में या TMI फाउंडेशन केस में। तो जो गोलकनाथ केस था इसमें दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी। पहली आपकी केशवानंद भारती में बनी थी 13 न्यायाधीशों की पीठ, और इसमें गोलकनाथ में जो दूसरी बनी थी 1973 में, इसमें भी 11 न्यायाधीश थे। पहले यानी जो सबसे बड़ी थी केशवानंद भारती, इसमें 13 न्यायाधीश थे, और जो दूसरी खंडपीठ है जिसमें 11 न्यायाधीश थे, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ऑप्शन है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला या अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनिए और पहचानिए। ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, विशाखावाद, मेनका गांधीवाद या बेला बनर्जी वाद। तो इसमें दिया गया है इंदिरा साहनी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई थी। विशाखावाद में अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करने के लिए कहा गया था। मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये कहा गया था। बेला बनर्जीवाद में विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जीवाद में पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अनुच्छेद जो 143 है इसमें परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो जो अपीलीय अधिकार है 132 से 136 तक आता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित विवादों को लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन 138, 140, 142, 146। तो 142 अनुच्छेद के तहत ही सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन हेतु
अधिकृत करता है, यानी रिवीजन के लिए अधिकृत करता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, 139 या फिर 138। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137 ही पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है उच्चतम उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।